आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 10th के साइंस का पहला चैप्टर, जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। देखिए, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसका एक ओवरव्यू यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए, हम लोग पहले पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण के बारे में, दूसरा है केपलर का नियम, और पढ़ेंगे हम लोग पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, मुक्त वेग, गुरुत्वीय बल व अभिकेंद्रीय बल, न्यूटन का वैश्विक गुरुत्वाकर्षण का नियम जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, और मुक्त पतन, ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल एक वैश्विक बल है जो केवल पृथ्वी पर स्थित दो पिंडों के बीच ही नहीं अपितु किन्हीं भी दो खगोलीय पिंडों के बीच भी प्रयुक्त होता है। यह हमने कक्षा 8वीं में देखा ही है। इस बल की खोज कैसे हुई उसे हम जानेंगे। तो देखिए, पहला जो गुरुत्वाकर्षण के बारे में कहा गया है वो ये कहा गया है कि यह एक वैश्विक बल है। अब ये वैश्विक बल का मतलब क्या है? वैश्विक बल का मतलब है कि यह केवल पृथ्वी पर ही नहीं अपितु किसी भी स्थान पर काम करता है। इसका अर्थ यह है कि अगर हम पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में भी जाएं तो भी यह गुरुत्वाकर्षण का बल कार्य करेगा। ठीक है, किन्हीं दो चीज़ों के बीच, जैसे वो इंसान हो, कोई दो पेंसिल रबड़ के बीच भी ये बल कार्य करेगा, दो गेंदों के बीच में भी ये बल कार्य करेगा, दो इंसानों के बीच में भी ये बल कार्य करेगा। ठीक है, अब देखते हैं गुरुत्वाकर्षण की खोज कैसे हुई। सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की, यह आपको पता ही है, हम सबको पता है वो फेमस स्टोरी सेब वाली, कि वो सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे और कैसे सेब उनके सर पर गिरता है। ठीक है, तो ये बात है 1665 की, और 1665 में जब न्यूटन केवल 23 वर्ष के थे तब उनके साथ ये घटना हुई। और क्या घटना हुई वो भी यहाँ पर दी गई है, उसे हम लोग पढ़ते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वृक्ष से नीचे गिरता हुआ सेब देखने के कारण उन्हें ये खोज की। देखिए, इससे पहले भी, मतलब सन 1665 के पहले भी कई लोगों के सर पे ये सेब गिरा होगा और ये घटना उनके साथ हुई होगी, लेकिन न्यूटन ने ही सोचा कि यह जो सेब है वह लंबवत दिशा में ही क्यों गिरता है, तिरछा क्यों नहीं गिरता, या फिर क्षैतिज समांतर क्यों नहीं गिरता। इसका अर्थ है कि जो सेब है वो नीचे ही क्यों गिरा, या ऊपर क्यों नहीं चला गया, या फिर इस तरफ क्यों नहीं गिरा। ठीक है, अत्यंत विचार मंथन करने के पश्चात उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी सेब को अपनी ओर आकर्षित करती है और इस आकर्षण बल की दिशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। देखिए, यहाँ पे आकृति में बताया गया है कि उन्होंने सोचा कि ना ऐसी कोई तो चीज़ है जो सेब को पृथ्वी की ओर आकर्षित करती है, और उसके लंबवत मतलब सीधे गिरने का कारण है कि वह उसे उसकी केंद्र की ओर, मतलब क्या, सेंटर की ओर क्या करती है, आकर्षित कर रही है। वृक्ष के सेब से पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने वाली दिशा क्षैतिज के लंबवत होने के कारण सेब वृक्ष से क्षैतिज के लंबवत दिशा में गिरता है। मतलब ये जो पृथ्वी का केंद्र है वो क्या है, क्षैतिज, मतलब क्या है, सीधा है, इसलिए सेब ना उस केंद्र की ओर लगने वाले बल के कारण नीचे सीधा गिरता है। आकृति 1.1, ये वाली आकृति में जो चीज़ें मैंने आपको बताई वही चीज़ें बताई गई हैं। देखिए क्या कहा गया है, में पृथ्वी पर सेब का एक वृक्ष दिखाया गया है। सेब पर लगने वाले बल पृथ्वी के केंद्र की दिशा में होता है, अर्थात सेब के स्थान से पृथ्वी के पृष्ठभाग पर लंब होता है। ठीक है, मतलब सीधा होता है, 90 अंश का कोण बन सकता है, आप कह सकते हो। आकृति में चंद्रमा और पृथ्वी का बीच गुरुत्वाकर्षण बल भी दिखाया गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे चंद्रमा बनाया गया है और ये पृथ्वी का केंद्र दिखाया गया है। आकृति में दूरियां पैमाने के अनुसार नहीं है, मतलब आप बोल सकते हो कि आप बोलोगे कि चंद्रमा पेड़ के इतने पास क्यों है, तो वो बस आकृति में समझाने के लिए बताया गया है। न्यूटन ने सोचा कि यदि यह बल विभिन्न ऊंचाइयों पर स्थित सेबों पर प्रयुक्त होता है, मतलब आप देख सकते हो कुछ सेब यहाँ पर नीचे है, कुछ सेब ऊपर भी है, तो विभिन्न ऊंचाइयों पर स्थित सेबों पर भी यह बल क्या होगा, प्रयुक्त होगा, तो क्या वह सेबों से बहुत दूर स्थित चंद्रमा जैसे पिंडों पर भी प्रयुक्त होता होगा। इसी प्रकार क्या यह सूर्य, ग्रह, चंद्र जैसे चंद्रमा से भी अधिक दूरी पर स्थित खगोलीय पिंडों पर प्रयुक्त होता होगा।
तो ऐसा उन्होंने सोचा कि बस सेब नहीं, क्या चंद्रमा और सूर्य जैसे बड़े बड़े ग्रहों पर भी ये जो बल है पृथ्वी का वो प्रयुक्त होता है कि नहीं। तो अब जो नियम, हमें जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ना है, उसे पढ़ने के पहले हम लोग को ना कुछ और चीज़ें पढ़नी होंगी। तो उसमें से पहली चीज़ क्या है, बल और या गति। ठीक है, तो बल और गति के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो किसी पिंड के वेग के परिमाण या गति की दिशा परिवर्तित करने के लिए हमें उस पर क्या करना पड़ता है, बल प्रयुक्त करना पड़ता है। अर्थात किसी चीज़ को गतिमान करने के लिए, कोई चीज़ अगर रुकी हुई है तो उसे गतिमान करने के लिए, या फिर कोई गतिज चीज़ को रोकने के लिए, या फिर उसकी दिशा को बदलने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, बल की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर सर आइजैक न्यूटन के बारे में कुछ बताया गया है। यहाँ पर देखिए वो केवल 23 साल के थे, क्योंकि देखिए उनका जन्म जो है वो 1642 में हुआ और 1665 में उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की। आधुनिक समय के अग्रणी वैज्ञानिक माने जाते हैं। उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। उन्होंने गति के नियम, केवल गुरुत्वाकर्षण नहीं, हमें पता है हमने गति के नियम भी पढ़े हैं सर आइजैक न्यूटन के। उसके अतिरिक्त गति के समीकरण और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत अपने प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में प्रतिपादित किए। उन्होंने ये सब जानकारी कहाँ लिखी, एक उनकी बुक थी उसके अंदर उन्होंने लिखी जिसका नाम था प्रिंसिपिया। उनके पूर्व केपलर ने ग्रहों की कक्षाओं का वर्णन करने वाले 3 नियम प्रतिपादित किए थे। ये केपलर कहीं सुना हुआ है? हाँ, हम लोग ने चैप्टर के स्टार्टिंग में सुना केपलर के नियम। इसका मतलब न्यूटन के पहले केपलर नामक वैज्ञानिक ने भी कुछ नियम बनाए थे। उसके आधार पर उन्होंने अपने गुरुत्वाकर्षण के नियम को क्या किया, सिद्ध किया। परंतु ग्रह इस नियम के अनुसार भ्रमण करते हैं, इनका कारण नहीं पता था। देखो केपलर ने क्या किया, 3 नियम तो बना दिए, लेकिन क्या उन्होंने ना ये नियम निरीक्षण करके बनाए, मतलब ग्रहों को रोजाना देख करके वो कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, कैसे घूमते हैं, उसके आधार पर बनाए। तो इसका उन्हें कारण नहीं पता था, लेकिन उन्हें पता था कि ऐसा होता जरूर है। ठीक है, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का उपयोग करके उस नियम को गणितीय विधि के द्वारा सिद्ध किया। अब न्यूटन ने क्या किया, अपने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत का उपयोग किया और यह सिद्ध कर दिया गणित की विधि से कि ऐसा कार्य होता है, ऐसा कोई बल कार्य करता है। न्यूटन ने प्रकाश, ध्वनि, ऊष्मा और गणित जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए। उन्होंने गणित की नई शाखा की खोज की। कैलकुलस के नाम से पहचाने जाने वाली इस शाखा का गणित और भौतिक शास्त्र में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। न्यूटन परावर्तनक दूरबीन बनाने वाले पहले वैज्ञानिक थे। ये जो कैलकुलस है ना, ये आप 11th या 12th में पढ़ेंगे, ये गणित का एक भाग होता है। ठीक है, अब देखते हैं वृत्ताकार गति, सर्कुलर मोशन व अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये क्या होता है, तो इसे सीखने के लिए हमें कोई प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, रस्सी के सिरे पर एक पत्थर बांधिए। जैसे आप देख सकते हैं आकृति में कि रस्सी के सिरे पर एक क्या पत्थर बांधा गया है। रस्सी का दूसरा सिरा हाथ में पकड़कर नीचे दी गई आकृति में दिखाए अनुसार इस प्रकार घुमाइए कि पत्थर एक वृत्त पर घूमे। उस पत्थर पर क्या आप कुछ बल प्रयुक्त कर रहे हैं? उसकी दिशा कौन सी है? यह बल प्रयुक्त होने के लिए आप क्या करेंगे और ऐसा करने पर पत्थर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप देख सकते हो हमने क्या किया, एक छोर पर पत्थर बांधा है और एक हाथ से रस्सी को पकड़ा है, और जब इसको घुमाएंगे तो रस्सी क्या होगी, वृत्ताकार गति में घूमने लगेगी। ठीक है, तो ये वृत्ताकार गति में ही क्यों घूम रही है? क्या आप कोई इस पे बल लगा रहे हो? ऐसी कौन सी चीज काम कर रही है जिसकी वजह से वो वृत्ताकार गति में ही घूम रहा है? ना आगे चला जा रहा है, जब कोई देख सकते हैं अपना आगे जा रहा है, ना वहीं रुक जा रहा है, वो वृत्ताकार गति में लगातार घूम रहा है। तो उसका जो उत्तर है वो न्यूटन ने सिद्ध किया था। देखते हैं क्या है। जब तक हमें रस्सी को पकड़ कर रखा है तब तक हम उस पत्थर को अपनी ओर अर्थात वृत्त के केंद्र की ओर खींचते हैं। इसका अर्थ यह है कि पत्थर पर कक्षा के केंद्र की दिशा में बल प्रयुक्त कर रहे हैं। देखिए अभी वृत्ताकार गति में क्यों घूम रहा है, इसका उत्तर दिया गया है। होता क्या है कि जब हम इसे घुमाते हैं तो हम ना
इसके केंद्र मतलब जो हमारा हाथ है वहां से पत्थर पर एक बल प्रयुक्त करते हैं, जिससे क्या होता है जो पत्थर है वो वृत्ताकार गति में घूमने के लिए मजबूर हो जाता है। ठीक है, हमने रस्सी छोड़ दी तो पत्थर पर हमारे द्वारा लगाया गया बल क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब हमने घुमाते घुमाते अगर रस्सी छोड़ दी तो क्या होगा, वो 90 डिग्री के एंगल पे निकल जाएगा, मतलब हमारे केंद्र से हाथ से जो 90 डिग्री का यहाँ पे देख सकते हो एंगल बनेगा ना, 90 अंश का कोण यहाँ पर, वहां से वो आगे निकल जाएगा, क्योंकि हमने जो बल लगाया था वो क्या हो गया, खत्म हो गया, जिससे वो अपनी दिशा जो है वो बदल लेगा और वो आगे निकल जाएगा। उस क्षण वृत्त पर पत्थर के स्थान पर स्थित स्पर्श रेखा, देखिए ये स्पर्श रेखा का मतलब क्या होता है, जो क्या करे केंद्र के साथ क्या बना है, 90 अंश का कोण बनेगा। अगर मैं त्रिज्या यहाँ से खींचूं तो ये त्रिज्या हो गई, 90 अंश का कोण बनेगा। तो ये स्पर्श रेखा है ना, स्पर्श रेखा इस दिशा में पत्थर क्या हो जाएगा, आगे निकल जाएगा, क्योंकि उस क्षण वह उसके वेग की दिशा है। क्योंकि हम जब उसको घुमा रहे थे अचानक हमने यहाँ पे छोड़ दिया, तो यहाँ से उसके अंदर कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, और वो गतिज ऊर्जा क्या है, सामने की दिशा में लग रही है, इसलिए वो सामने की दिशा में निकल जाएगा। आपको याद होगा कि हमने ऐसे ही एक कृति पहले भी कर चुके हैं, उसमें हमने क्या किया था, एक शक्ति का उपयोग किया था। ये कक्षा हम लोग 9वीं में की थी, जिसमें क्या होता है कि वो पिंड वृत्त के आजू बाजू क्या रखती है, घूमने लगती है। तो हमने जो पढ़ा, ये प्रयोग पढ़ा, ये किसका नाम है, यह है अभिकेंद्रीय बल, मतलब क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अर्थात केंद्र द्वारा लगाया गया बल। ठीक है, आपको पता है कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा एक विशिष्ट या विशेष कक्षा में पृथ्वी के परिभ्रमण करता है, अर्थात उसकी दिशा और वेग निरंतर बदलती रहती है। अब होता क्या है कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, सबको हमको पता है, लेकिन वो जो घूमने का जो उसका एक कक्षा है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उसकी जो परिधि है वो क्या है, हमेशा फिक्स है, वो बदलती नहीं, लेकिन उसकी जो दिशा है वो हमेशा बदलती रहती है। ठीक है, और उसका जो वेग है, उसकी जो स्पीड है वो भी निरंतर क्या बदलती रहती है। तो क्या उस पर कोई बल सतत प्रयुक्त होता है, जैसे हम लोग ने प्रयोग में किया कि हमारे केंद्र से उस पर बल प्रयुक्त हो रहा था, इसीलिए वो पत्थर वृत्ताकार गति में घूम रहा था। उसी प्रकार क्या पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर कोई बल प्रयुक्त किया जाता है या नहीं, इस बल की दिशा कौन सी होती है, यदि ऐसा नहीं होता तो चंद्रमा की गति कैसी होती, क्या हमारे सौरमंडल के अन्य ग्रह सूर्य के परित ऐसे ही भ्रमण करते हैं, क्या उन पर भी ऐसा ही बल प्रयुक्त होता है, उसकी दिशा कौन सी होती है। तो ये जरा जो प्रश्न हमारे मन में आते हैं, इसका उत्तर हमें आगे जाके मिलने वाला है। ठीक है, जो है कैप्लर का नियम। तो पिछली कृति, उदाहरण और प्रश्नों पर विचार करने से स्पष्ट होता है कि चंद्रमा भी पृथ्वी के परिभ्रमण करने वाला पिंड है, और हमने गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा कि यह एक वैश्विक बल है, यह केवल पृथ्वी पर नहीं बल्कि संसार में कहीं भी दो पिंड होंगे तो उनके बीच में काम करेगा। तो पृथ्वी एक पिंड हो गया, चंद्रमा एक पिंड हो गया, इनके बीच में भी कोई बल कार्य कर रहा है जिसका नाम क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। और चंद्रमा को अपनी ओर आकर्षित करता है, आकर्षित करने वाला बल कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण बल। इसी प्रकार सूर्य भी पृथ्वी के साथ अन्य सभी ग्रहों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। जैसे हम चंद्रमा को आकर्षित करते हैं, उसी प्रकार जो सूर्य है वो अभिकेंद्रीय बल का उपयोग करके, जिसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण भी कह सकते हैं, उसका उपयोग करके करता है, अन्य ग्रहों को अपने चारों ओर क्या करता है, एक विशिष्ट कक्षा में परिभ्रमण करवाता है। अब देखते हैं जो परिभ्रमण करने का जो नियम है वो कैप्लर नामक वैज्ञानिक ने दिया। तो इनके कुल 3 नियम हैं, और तीनों नियम किसी निष्कर्ष पे आपको पहुंचाएंगे, जिसका आधार लेकर न्यूटन ने अपने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत का किया, गणितीय विधि से परिपादित किया। तो प्राचीन काल में ही मनुष्य ग्रहों की स्थिति का निरीक्षण करते आया है। गैलीलियो के पहले ये निरीक्षण केवल आंखों से किया जाते थे। देखो गैलीलियो ने क्या किया था, दूरबीन की खोज की थी। तो दूरबीन के पहले तो दूरबीन होती नहीं थी, तो क्या होता था, लोग यहीं से आंखों से देखकर ग्रहों की दिशा का अनुमान लगाते थे। लेकिन जब दूरबीन की खोज हो गई तो दूरबीन से अंतरिक्ष में देखी जाने पर और भी जानकारी हमें मिली। ठीक है, तो 16वीं शताब्दी तक, देखिए 16वीं शताब्दी मतलब क्या, न्यूटन की खोज करने से पहले तक ग्रहों की स्थिति और गति
विषयक बहुत जानकारी उपलब्ध हो गई थी। तो क्या हुआ, न्यूटन को ये सब जानकारी पढ़ने में क्या मिली, मदद मिली। उनके पास पहले से ही बहुत सारी जानकारी क्या थी, अवेलेबल थी। योहान्स केपलर नामक वैज्ञानिक ने इस संपूर्ण जानकारी का अध्ययन किया। देखो योहान ने भी क्या किया, उनके जानकारी का, जो उनके पास जानकारी उपलब्ध थी, उस जानकारी का, ग्रहों के गति के बारे में जानकारी का क्या किया, अध्ययन किया। उन्हें यह ज्ञात हुआ कि ग्रहों की गति के कुछ विशिष्ट नियम होते हैं। और ये जब उन्होंने पढ़ा और ग्रहों को क्या किया, ऑब्जर्व किया, लगातार देखा, तो उनको मालूम पड़ा कि ग्रहों के जो स्पीड है, जो गति है, उसके क्या है, कुछ नियम है। उन्होंने ग्रहों की गति संबंधित 3 नियम प्रतिपादित किए। केपलर के नियम नीचे दिए गए हैं। उन्होंने क्या किया, जब इन्होंने ये सब देख लिया, अध्ययन किया, तो उन्हें पता चला कि जो गति के नियम है वो 3 प्रकार के नियम है। अब केपलर का नियम पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि ये दीर्घवृत्त क्या होता है। दीर्घवृत्त क्यों पढ़ना है, क्योंकि केपलर के नियम में इस शब्द का उपयोग किया गया है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। आकृति के माध्यम से मैं आपको इसे समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, दीर्घवृत्त का अर्थ है किसी शंकु को किसी एक प्रतल द्वारा तिरछा प्रतिच्छेदित करने पर तैयार होने वाली आकृति, इसे प्रतलीय दीर्घवृत्त कहते हैं। अब देखिए, ये जो है, जो आइसक्रीम जैसा दिख रहा है ना, ये है शंकु। ठीक है, इसमें देखिए क्या किया गया है, यहाँ पे एक सर्कल था जिसे एक ना बोर्ड बोल सकते हो आप, आयताकार बोर्ड से क्या किया है, तिरछा कट किया गया। देखो यहाँ पे आकृति दिखती है, ये देखिए सर्कल है, और इस सर्कल को AFCF2 से क्या किया, तिरछा क्या किया, कट किया गया। ठीक है, अब इससे हुआ क्या है कि यहाँ पर 2 नाभि बिंदुओं का निर्माण हो गया। मतलब ये देखिए, ये F1 और ये F2, ऐसे 2 नाभि बिंदु बन गए। ये क्या है, बस आयत के 1-2 बिंदु हैं। ठीक है, और ये बिंदु कहाँ बनते हैं, ये बिंदु बनते हैं वृत्त के खींची जाने वाली रेखा। देखिए ये जो रेखा है, ये जो है, ये करती वृत्त को 2 भागों में विभाजित करती है। उसी प्रकार सामने से भी एक रेखा है, तो ये 2 रेखा वृत्त को 4 भागों में विभाजित करती हैं, और उसी रेखा पर 2 क्या पाए गए हैं, नाभिक बिंदु पाए गए हैं। अब ये क्यों पढ़ रहे हैं हम, ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि इसका एक नियम है। ठीक है, जिसको गणित द्वारा सिद्ध किया गया। उसका नियम क्या है बताते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कि 2 नाभि बिंदुओं से वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु की दूरी का योगफल एक समान होता है। और नीचे देखिए, ये फॉर्मूला आपको दिया गया है। अब इसका मतलब क्या है कि किसी भी बिंदु के योगफल क्या होता है, समान होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग AF, ये F1 है और ये A है, तो देख सकते हो कि ये एक बिंदु है और ये क्या है, नाभिक बिंदु है। 2 नाभिक बिंदु है यहाँ पर। तो एक नाभिक बिंदु से अगर हम लोग वृत्त की परिधि ये दिख रही है आपको, ये परिधि बोल सकती है, वृत्त तो नहीं है लेकिन ये परिधि बोल सकते हैं आप इसकी। ठीक है, तो परिधि तक एक दूरी है, मतलब इन A से F1 की दूरी प्लस इसी बिंदु से F2 की दूरी, अगर इन दोनों को हम लोग जोड़ दें तो वो बराबर होगी F2 से B तक की दूरी और B से F1 तक की दूरी। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग B से F2 और F1 को जोड़ दें और B से और अगर, तो उनका क्या योगफल समान होगा। जैसे आप लोग C का एग्जांपल देखते हैं कि अगर C से हम लोग F1 और F1 और F2 को जोड़ दें तो वो बराबर होगा F से A की दूरी और F1 से B की दूरी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एग्जांपल आपको बार बार समझना पड़ेगा, थोड़ा डिफिकल्ट सा लगता है लेकिन इजी है। एक बार हम लोग फिर देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया, AF1 ये वाली रेखा प्लस AF2, देखिए दोनों में A क्या है, कॉमन है। तो देखिए A से F1, A से F2, ठीक है, प्लस करेंगे दोनों को तो वो किसके बराबर होगा, B से F2 और B से F1, इसमें B कॉमन आ गया। और ये किसके बराबर होगा, C से F2 और C से F1 जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये है दीर्घवृत्त और इसका गुणधर्म कि इसमें 2 क्या होते हैं, नाभिक बिंदु होते हैं, और उन नाभिक बिंदु से दूरियां होती हैं उनका योगफल क्या होता है, समान होता है। अब इसी आधार पर केपलर का नियम है। तो हम लोग देखते हैं केपलर का पहला नियम, ग्रहों की कक्षा दीर्घवृत्त होती है, यह होती है तथा सूर्य उस कक्षा के एक नाभिक पर स्थित होता है। देखिए हम लोग ने ऊपर ही पढ़ा कि 2 नाभिक बिंदु होते हैं,
तो इसमें क्या कहा गया है केपलर के पहले नियम में कि जो ग्रहों की जो दिशा होती है सूर्य के चारों ओर वो वृत्त नहीं होती है, वो क्या होती है, दीर्घ वृत्त होती है, मतलब ऐसे अंडाकार बोल सकते हो आप, उस प्रकार होती है। और इस अंडाकार में भी ना जो सूर्य है वो बीच में यहाँ पर नहीं है, वो बीच में नहीं है, वो कहाँ पर है, किसी एक नाभिक पर है, मतलब या फिर F1 पे हो सकता है या फिर F2 पे हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग सोचते हैं कि ये F2 पर है, ठीक है। तो जैसे ये F2 पर है, ये पहला नियम है, ठीक है। मतलब क्या, आकृति में ग्रह की सूर्य के परिभ्रमण दीर्घवृत्ताकार का क्षेत्र में होता है। आप देख सकते हो कि एक, आप सोचो एक ए जो है वो ग्रह है, वो ग्रह देखिए क्या हो रहा है, दीर्घवृत्ताकार में घूम रहा है, ठीक है। ये वृत्त में नहीं घूम रहा है, दीर्घ वृत्त में घूम रहा है, ठीक है। थोड़ा अंडाकार इसकी क्या है, परिधि है, मतलब जो इसकी दिशा है घूमने की वो कक्षा क्या है, थोड़ी अंडाकार, जिसे हम लोग क्या करेंगे, दीर्घ वृत्त कहेंगे। और इसमें जो सूर्य है वो सेंटर में नहीं है, वो कहाँ पर है, एक नाभिक पर है। अब सोचो आप, यहाँ पर तो हमने पढ़ा कि दो नाभिक है, मतलब यहाँ पर भी एक नाभिक होगा, वेरी गुड, यहाँ पर भी एक कोई बिंदु होगा या फिर दूरी होगी, वहां पर एक और नाभिक होगा, ठीक है। लेकिन सूर्य कहाँ पर है, एक नाभिक पर टिका हुआ, एक नाभिक पर है, वो सेंटर में नहीं है। ये था केपलर का पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है ग्रहों को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समयावधि में समान क्षेत्रफल व्यापित करती है। देखिए ये थोड़ा सा बच्चों को समझने में परेशानी होती है, तो आप ध्यान से सुनिए। होता क्या है कि जो आप देखिए ग्रह है, ग्रह ए ने एक स्थान से स्थान बी तक जाने के लिए कुछ समय लिया होगा, ठीक है। आप सोचिए कि वो समय हम लोग ने 1 ले लिया, ठीक है, वो कुछ समय लिया होगा और वो समय में उसने कुछ क्षेत्रफल, मतलब कुछ जगह क्या होगी, विस्थापित की होगी, मतलब वो एक पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाने के लिए कुछ समय लिया होगा और उस समय में उसने कुछ क्षेत्रफल क्या किया होगा, इसमें जो क्षेत्रफल है पूरा, ये क्षेत्रफल उसने क्या किया होगा, तय किया होगा। अगर ग्रह ना यहाँ पर आ जाए, ठीक है, और वो डी से सी से डी तक जाए, तो इसमें भी कुछ तो टाइम लगेगा और इसमें भी उसने कुछ ना कुछ क्षेत्रफल क्या किया होगा, व्यापित किया होगा या फिर विस्थापित किया होगा। तो केपलर का दूसरा नियम क्या कहता है कि जो रेखा, जो ये जो रेखाएं जोड़ रहे, आप देख सकते हो सी से एस तक एक रेखा है और डी से एस तक रेखा है, उसी प्रकार बी से एस तक एक रेखा और ए से एस तक रेखा है, तो जोड़ने के बीच में क्षेत्रफल आ गया, वो क्षेत्रफल समान तय करेगा समयावधि अगर समान होगी। मतलब अगर यहाँ से ए को बी तक जाने के लिए टी समय लगता है, तो टी समय में जितना यहाँ से वो डी से अगर सी से अगर टी समय लिया जाए तो वो डी तक पहुंचे, तो इनके बीच का क्षेत्रफल है वो क्या होगा, समान होगा। इसका मतलब है अगर आप सोचिए कि हम लोग पृथ्वी हैं, पृथ्वी सूर्य से यहाँ से लेके यहाँ जाने में उसे लगते हैं लगभग समझ लीजिए 300 दिन, ठीक है, 300 दिन का समय लग गया। तो इसके बीच में समझ लो उसने कुछ 5 लाख किलोमीटर वर्ग का क्या कर लिया, क्षेत्रफल क्या कर लिया, कवर कर लिया। तो अगर वो सी से डी तक जाने के लिए 300 दिन का समय लेगा, तो जो क्षेत्रफल तय करेगा ना वो कितना होगा, जितना उसने 5 लाख किलोमीटर यहाँ पर तय किया। इसका मतलब समय और जो दूरी है वो क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये था केपलर का दूसरा नियम। अब केपलर का तीसरा और सबसे इंटरेस्टिंग जो नियम है वो यहाँ पर है कि सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह के आवर्त काल का वर्ग ग्रह की सूर्य से औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है। पहली बात तो हमको ये समझ में नहीं आया कि ये लिखा क्या है, तो इसमें कुछ चीज़ें जो हमको समझनी पड़ेगी। पहला क्या है, आवर्तकाल। आवर्तकाल का मतलब होता है कि ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण करने के लिए कितना समय लगता है। जैसे हम लोग पृथ्वी में हैं तो पृथ्वी को लगता है 365 दिन, तो उसी प्रकार अगर किसी ग्रह को एक आवर्तकाल मतलब क्या, टी, उसको हम लोग ने टी से क्या किया है, बताया है। तो अगर उसे समझ लो 365 दिन लगते हैं या फिर जो भी समय लगता है सूर्य की एक परिक्रमा करने में, उसका वर्ग क्या बोला है, समानुपाती। ये समानुपात का चिन्ह है, ठीक है, आप टेंशन मत लो, मैं आपको समानुपात का मतलब बताऊंगा। वो सूर्य के औसत दूरी। अब ये औसत दूरी क्या है, तो औसत दूरी का मतलब मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। देखिए ये सेंटर था, ये केंद्र था, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लोग ने F2 बोला कि सूर्य का होगा, F2 पर एक नाभिक पर होगा, तो उसी प्रकार इसका केंद्र भी होगा कहीं यहाँ पर। तो आप औसत दूरी का मतलब होता है कि सेंटर से लेके, मतलब केंद्र से लेके सूर्य तक की दूरी, ठीक है, उसे कहेंगे हम लोग औसत दूरी, ठीक है। तो औसत दूरी मतलब सेंटर से लेके सूर्य तक की। देखिए
ग्रह कभी भी सेंटर में नहीं आएगा, वो तो क्या दीर्घवृत्त में घूमेगा, लेकिन उस दीर्घवृत्त का कहीं ना कहीं एक सेंटर, एक केंद्र होगा। तो वहां से सूर्य तक की दूरी का घन, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, घन, मतलब उसके घाते 3 क्या होंगे, समानुपात होंगे। अब ये समानुपात का मतलब क्या होता है सर? समानुपात का मतलब होता है कि अगर टाइम बढ़ेगा तो उसकी दूरी बढ़ेगी, ठीक है। दोनों में क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है, मतलब अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी, और एक चीज़ कम होगी तो दूसरी चीज़ भी क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि अगर दूरी बढ़ेगी, जो आर है अगर वो बढ़ेगा तो समय क्या है, अधिक लगेगा, ठीक है। और आर अगर कम होगा, मतलब दूरी कम होगी, औसत दूरी, तो समय भी क्या करेगा, कम लगेगा। इसका दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि अगर टाइम कम लग रहा है, इसका मतलब क्या है, जो दूरी है वो क्या है, कम है, ठीक है। तो ये थे केपलर के 3 नियम। केपलर ने यह नियम केवल नियमित रूप से निरीक्षण करके ग्रहों के स्थान का मापन करके खोजे, मतलब उन्होंने बस निरीक्षण किया, कोई गणितीय फॉर्मूला ऐसा कुछ बनाया नहीं। ग्रह इन नियमों का पालन करते हैं, इनका कारण उन्हें नहीं पता था, क्योंकि न्यूटन ने इसका पता लगा लिया। उसका मतलब न्यूटन ने खोजा कि ये क्या गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रतिपादित करते समय केपलर के नियम किस प्रकार सहायक हुए, ये हम लोग आगे देखने वाले हैं। इस चैनल पे आपको मिलेंगी 8, 9, 10 से रिलेटेड वीडियोस, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।